हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए सबसे पहले आरबीआई का टॉपिक लाऊंगा। सो आरबीआई पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एंड देन क्योंकि आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है तो उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। तो मैंने प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, सॉरी अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर एंड इट्स प्राइसिंग, वो मैंने फिलहाल ऐसे ही रखा। तो फिलहाल हमने कुछ मैक्रो में से कुछ टॉपिक्स लिए, जैसे आरबीआई, ये बड़े बड़े टॉपिक्स है। आरबीआई ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को देखते रहे, एंड तक देखते रहे। तो इसमें आरबीआई एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम जितने भी वीडियोस हो सके आपको उनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो बन पाए। चलिए, सबसे पहले हम आरबीआई का जो लोगो होता है, कई बार पूछा जाता है कि भाई आरबीआई के लोगो में क्या क्या है, ठीक है। तो अगर आप आरबीआई का लोगो देखोगे कुछ इस तरीके से होता है। इस लोगो में दो चीजें हैं, एक तो है ये, इसको बोलते हैं टाइगर, ठीक है, और दूसरा ये है, ये पेड़ है, इसको बोलते हैं पाम ट्री। तो हो सकता है एग्जामिनर पूछे भाई बताओ विच आर द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ अ लोगो ऑफ आरबीआई, तो आपको बताना है पाम ट्री और टाइगर है, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको थोड़ा यहां पे ज्ञान बांटूं कि आरबीआई का जो लोगो था, सबसे पहले क्या किया गया काम, जब लोगो बनाना था आरबीआई के लिए, तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजें रखी, मतलब कुछ चीजें रखी कि भाई सील जो होगी, ये जो लोगो होगा, वो किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बोला इट शुड एम्फसाइज द गवर्नमेंटल स्टेटस ऑफ द बैंक बट नॉट टू क्लोजली, ठीक है। नंबर 1, इट शुड हैव समथिंग इंडियन इन द डिजाइन। ऐसा नहीं हो कि आरबीआई लोगों में कुछ फॉरेन कुछ लगा लो, नहीं, इसमें इंडियन डिजाइन होना चाहिए एंड सिंपल, ये सिंपल वगैरह होना चाहिए, एंड ये सारा आपको पता ही है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया कि भाई आरबीआई के लोगों में दो चीजें होती है, एक तो होता है टाइगर, एक क्या होता है, टाइगर होता है। अगर आपने आरबीआई पढ़ा है ना, आप इसको अगेन इस वीडियो को एंड तक देखो और ये सारी सीरीज देखो। आई गारंटी यू कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नई देखने को मिलेगी और आपको रिवीजन भी हो जाएगा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, एज अ रिवीजन, अगर आपने देखा हुआ है आप रिवीजन मान के इसको पढ़िए। अगर आपने नहीं देखा तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आरबीआई में फुल डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, सारा का सारा फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। अब ये जो आरबीआई है लोगो, इसमें दो चीजें मैंने बोली, एक तो बोला सर आपने बोला टाइगर है, सर एक तो आपने बोला पाम ट्री है ना। तो ये दो चीजें अपने नोट्स पे लिख कर रखो। उसके बाद अब कुछ पॉइंट्स आपको यहां पे नोट करने हैं। पॉइंट नंबर 1, जब पहले लोगो बनाने की जरूरत महसूस हुई आरबीआई की, तो पहला लोगो जो सूटेबल, सबसे ज्यादा मोस्ट सूटेबल माना गया, ये याद रखना है आपको, जो सबसे पहला मोस्ट सूटेबल लोगो माना गया, तो वो किस कंपनी ने बनाया था, उसका नाम क्या था, आपको याद रखना है। सबसे पहले जिसने लोगो बनाया और जो मोस्ट सूटेबल भी था, सूटेबल अच्छा भी था, उसका नाम था उस कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी, डबल मोहर, ठीक है, ये कंपनी का नाम था, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये कंपनी है, इसने एक लोगो बनाया आरबीआई का, जिसमें इसने क्या किया काम, लाइन और ट्री को बनाया, लोगो में रखा, लोगो में, ठीक है। मगर उसके बाद क्या किया गया काम, ये जो इसको क्या बोलते हैं, लाइन, बोला गया कि भाई नहीं, ये जो लाइन है ना, क्योंकि टाइगर जो है इंडिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्यादा जो कैरेक्टराइज करता है इंडिया को, जो डिफाइन करता है कैरेक्टर, मतलब उसके एग्रीकल्चर, उसके फॉरेस्ट्स को, लैंड्स को वगैरह, मतलब जो भी हमारा ये है, तो उसको डिफाइन ज्यादा हमारा टाइगर करता है। तो बोला गया कि लाइन के बदले टाइगर डालते हैं, तो इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया काम, उसके बाद नेक्स्ट टाइगर को रिप्लेस के, टाइगर लाइन की रिप्लेसमेंट बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद एक स्केच, एक बार क्या किया गया
एक इसको क्या बोलते हैं, सर जेम्स टेलर था, उसका नाम था सर जेम्स टेलर। अगर आपको कोई पूछेगा सर जेम्स टेलर कौन था, आपको बताना है सर जेम्स टेलर वाज द फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर जनरल। ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर जनरल ऑफ आरबीआई। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर जनरल ऑफ आरबीआई कौन सा था पहला, उसका नाम था सर जेम्स टेलर। एक बार क्या कर रहा था ये सर जेम्स टेलर, ऐसे ही चल रहा था, तो ये चल रहा था, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंस गेट जो है बेलवेडर, बेलवेडर का जो एंट्रेंस गेट है जो कलकत्ता में है, ठीक है, तो वहां पे उसने क्या देखा, वहां पे उसने कुछ चीज देखी, तो उसने क्या किया, उसने उसका फोटोग्राफ उठवाने को बताया। ठीक है, उसने हुक्म दिया कि इसका फोटोग्राफ उठाया जाए और ऐसा ही स्केच बनाया जाए जो किस कंपनी ने बनाया, किसके ऑर्डर पे, सर जेम्स टेलर ने वो बनाया था। उस कंपनी का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, और ये कहां के, नासिक में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद फाइनली सर जेम्स यही 1938 में अगेन इसको लगा कि नहीं भाई कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, तो फिर जो कुछ चेंज होगी उसके बाद जो फाइनल लोगो है हमारे पास, वो अगर पूछा जाए कि फाइनल लोगो किसने प्रिपेयर किया, फिर जो असल में क्या किया काम, फिर जो फाइनल लोगो में ना इस ट्री को थोड़ा मतलब इसको किया था, थोड़ा एडवांस किया गया था, थोड़ा मॉडिफाई किया गया था। तो 1938 में उसको लगा सर जेम्स टेलर को कि भाई कुछ यहाँ पे चेंज करनी पड़ सकती है। तो फिर अगला जो लास्ट फाइनल लोगो बनाया था उसका कंपनी का नाम था सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। उसका नाम क्या था, सिक्योरिटी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, उसका नाम था सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। तो याद क्या रखना है, अब याद इतना ही रखना है, जो सबसे पहले मोस्ट सूटेबल आपकी मतलब जो मोस्ट सूटेबल लोगो जिस कंपनी ने दिया उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी डबल मोहर। पूछा जाएगा उसने लोगो में लाइन को रखा था या टाइगर को रखा था, आपको बोलना है लाइन को रखा था और ट्री को। मगर चूंकि इंडिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट कैरेक्टराइज्ड एनिमल होता है जो इंडिया को डिफाइन करता है वो टाइगर होता है, तो इसलिए बोला गया कि नहीं लाइन नहीं रखते, टाइगर रखते हैं। एंड देन सर जेम्स टेलर ने क्या किया काम, उसने बेलवेडर के एंट्रेंस गेट पर, इस बेलवेडर जो कलकत्ता में है इसके एंट्रेंस गेट पे क्या किया, उसने देखा, एक पिक्चर देखी, उसने इसका फोटो खींचने को बोला। ठीक है, जो वहां पे स्टैचू बना था, वहां पे असल में पता क्या था, बेलवेडर पे क्या बनाया था, स्टैचू ऑफ टाइगर बनाया हुआ था। तो उसने क्या किया काम, उसी स्टैचू ऑफ टाइगर को फोटोग्राफ उठा के इस कंपनी को जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइन के बदले टाइगर बना दिया उस पे। एंड देन उसके बाद इसको अगेन लगा कि भाई यहाँ पे ये जो ट्री है इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा बन गया, तो फिर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ने उसको बना दिया एंड वो फाइनल लोगो बन गया। चलिए, यहां तक हमारा ये लोगो के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये जो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, आरबीआई है, इसका ओरिजिन कहां से है, ये कहां से क्या का मतलब कैसे ये क्रिएट हुआ है, ये कैसे बन गया इंडिया में। चलिए, आपको याद रखना है ये जो आरबीआई है ये कमीशन हुआ था 1926 में, एक कमीशन हो गया, उसका नाम था रॉयल कमीशन। 1926 में एक कमीशन हो गया जिसका नाम था रॉयल कमीशन। ये किस पर हो गया, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए इंडिया के लिए, मगर 1927 में इसको मतलब ये पास नहीं हुआ। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि भाई ये जो बिल थी कि भाई यहाँ पे आरबीआई बना जाए, तो वो किस साल में बिल पास की गई, वो की गई 1934 में। दैट मीन्स 1934 वाज द ईयर इन विच दिस वाज पास्ड, आरबीआई बिल वाज पास्ड। ठीक है, तो ये पास किया गया था। अब ये भी एग्जाम में कभी कभार होता है कि भाई वहां पे बताता है किसने रिकमेंडेशन दी आरबीआई को बनाने के लिए, वहां पे आपको रॉयल कमीशन नहीं होगा, वहां पे होगा लेट अस सपोज हिल्टन यंग कमीशन। तो दोनों एक ही है, चाहे आप हिल्टन यंग को हो चाहे आप रॉयल कमीशन को हो, दोनों के दोनों एक ही है। उसके बाद आपको यह भी रखना है, आपको पूछा जाएगा बताओ
आरबीआई ने 1934 में तो बिल पास हो गई, दैट मीन्स अब आरबीआई बन गया, बट 1935 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करना शुरू किए। तो पूछा जाएगा आरबीआई कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन विद ऑन, आपको बताना है फ्रॉम 1 अप्रैल 1935, और कितना कैपिटल था ये भी पूछा जाता है, बहुत बार एमसीक्यूज में आया है कि भाई कितना कैपिटल के साथ पहले आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया। आपको बताना है 5 करोड़ रुपए के साथ आरबीआई ने अपना जो सारा सिस्टम है वो स्टार्ट करना शुरू किया था। उसके बाद आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि भाई 1942 में क्या हुआ, भाई जो बर्मा था जिसको आज म्यांमार बोलते हैं, आरबीआई क्या करता था, इस बर्मा के लिए भी करेंसी यही बनाता था, इंडिया के लिए भी करेंसी यही बनाता था और बर्मा के लिए। लेकिन 1942 में आरबीआई को बोला गया भाई आप स्टॉप कर दो, आप बर्मा के लिए अब करेंसी बनाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1947 में क्या हुआ, 1947 में, क्योंकि अब यहां पे एक और चीज है, 1942 में आरबीआई को बोला गया कि भाई आप बर्मा के लिए अब करेंसी मत छपाओ, मगर स्टिल ये बैंकर था किसका, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा का। स्टिल आरबीआई वाज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी ये उनको बैंकिंग सारे जितनी भी मतलब सहूलियतें होती है ये गवर्नमेंट ऑफ बर्मा को तो भी देता था, लेकिन करेंसी इशू नहीं करता था। बट 1947 में बर्मा गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को भाई आप अब स्टॉप कीजिए, हम अब अपना यहाँ पे सेंट्रल बैंक बनाएंगे। तो इसका मतलब 1947 तक बर्मा के पास अपना कोई भी जो सेंट्रल बैंक है वो कोई नहीं था, वो सारे आरबीआई से ही ऑपरेट होते थे। बट 1947 के बाद वो स्टॉप हो गए। अच्छा, 1947 में आज़ादी हो गई और 1948 में 1948 में क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक था तो हमने आरबीआई ने पाकिस्तान को बैंकिंग सर्विस देने से इनकार कर दिया। तो 1948 से पाकिस्तान से बैंकिंग का रिश्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद 1949 में ये जो आपका आरबीआई है इसको नेशनलाइज किया गया, ठीक है। इसको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। किस साल में, 1949 में। किस एक्ट के तहत, ये पूछा जाता है कि भाई आपका जो नेशनलाइजेशन होता है आरबीआई कब हुआ, ये 1949 में, मगर किस एक्ट के तहत हो गया, उसको बोलते हैं अंडर रिजर्व बैंक एक्ट। क्या उसको बोलते हैं, अंडर रिजर्व बैंक एक्ट 1948, या उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट, ठीक है। तो ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उसके बाद आप चलते हैं, देखिए अब हम चलते हैं ईयर बाय ईयर क्या हुआ। सबसे पहले मैंने आपको अभी बोला 1935 में इसने अप्रैल 1 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किए, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बता रहा है 1949 में अभी बताया मैंने, जो आरबीआई है इसको नेशनलाइज किया गया, ठीक है, अंडर विच एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक एक्ट के तहत। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये 1966 का डेट इंपॉर्टेंट है। 1966 में क्या किया गया काम, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के अंडर काम करना पड़ा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स थे ना, वो किसके अंडर आ गए, आरबीआई के अंडर आ गए। किस साल में, 1966 में। देन उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि भाई 1973 में आरबीआई जो है, ये जो हम एक्सचेंज फॉरेन के साथ, मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आरबीआई ने उसके लिए कंट्रोल्स यानी स्ट्रेंथ किए अपने मेजर्स को। कैसे, एक एक्ट लाया जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको फेरा भी बोलते हैं, FERA, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, इसको अमेंड किया गया इस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को, कब, 1973 को, ताकि आप फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स को जो है उसको स्ट्रेंथ करो, ठीक है। अब उसके बाद ये भी आपको याद रखना है, आपको बोला जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रीजनल रूरल बैंक्स वाज सेटअप। तो आपको बताना है 1975 में वो सेटअप हो गए। उसके बाद आते हैं 1985 में क्या हुआ बेटा, 1985 का आपको याद रखना है। 1985 में जो फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स थे,
वो बिगिन हो गए, स्टार्ट होना शुरू हो गए। किसकी वजह से हो गए? एक रिपोर्ट आया था जो सुखामोई, चक्रवर्ती और वगुल कमेटी का रिपोर्ट था, उसके तहत ये शुरू होना। चलो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रख सकते हो। चलो इसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, आपको बताया जाएगा किस साल में आपका फाइनेंस बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बनाया गया। किस साल में बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बनाया गया, आपको बताना है 1994 में। ये जो सारा डेटा है ना, ये सीधे मैंने आरबीआई की वेबसाइट से उठाया हुआ है, ये कोई अपना किसी का सोर्स नहीं है, बिल्कुल आरबीआई की वेबसाइट से वो डाउनलोड किया है, वहां से आपका मटेरियल बनाया है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिए 1997 में क्या हुआ उसके बाद वो भी आपको याद रखना है। 1997 का उतना नहीं, 1998 का याद रखना है। देखिए आपका जो आरबीआई है, यह आपका याद होना चाहिए, आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है क्या नहीं होता, आगे आगे सब कुछ वाजे हो जाएगा, बट आपको ये याद रखना है कि 1998 में मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच फॉर मॉनेटरी पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। किस साल में मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच अपनाया गया मॉनेटरी पॉलिसी के लिए? उसका साल था 1998। एंड देन देखो, अभी मैंने आपको बोला मैंने आपको कि भाई हमने एक एक्ट लाया जिसको बोलते हैं फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट, रेगुलेशन एक्ट। अब क्या किया गया काम, 2000 जब था, 2000 ईयर, उसमें इस एक्ट को, जो फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट को रिप्लेस किया गया। किसने इसको रिप्लेस किया? उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। शॉर्ट में रेगुलेशन हटा दो तो मैनेजमेंट बन जाएगा, फॉरेन, तो इसका मतलब FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसने किसको रिप्लेस किया? फेरा को। फीमा ने फेरा को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद आपको यह भी याद रखना है, देखिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिए कि भाई LAF क्या होता है, ठीक है। LAF असल में क्या है, 2004 में आरबीआई ने ट्रांजिशन किया टू फुल फ्लेज्ड डेली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसने एक फैसिलिटी रखी, उसका नाम है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये LAF क्या होता है उसको मैं यहां पे बता देता हूं। LAF के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक ऐसा टूल है जो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई यूज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बैंक्स होते हैं, बाकी जो बैंक्स, अदर बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं? थ्रू रिपो एग्रीमेंट। वो क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट बनाते हैं किसके साथ? आरबीआई के साथ, और पैसा लेते हैं विद सम इंटरेस्ट, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट रेट भी के साथ लेते हैं। या और ये जो LAF है, ये इसमें भी मदद कर देता है मॉनेटरी पॉलिसी जो फ्रेम करती है आरबीआई, कि भाई अगर कभी कभार आरबीआई को मनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा एग्रीमेंट ये करवाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रिपो एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर ये बताता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कैपिटल फ्लोज को कम किया जाए, ठीक है, कंट्रोल किया जाए, ठीक है। इसका मतलब होता है 2004 ही वो साल था जब आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। अब सर ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, इसके लिए आप याद रखो, ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ना, ये 2004 में अप्रैल में स्टार्ट हो गई। कब? 2004 अप्रैल में इंट्रोड्यूस की गई। अब ये क्या है, जैसे LAF ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है, इसी तरीके से ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी है, ये स्कीम अंडर मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जिसके तहत अगर इसको क्या बोलते हैं, मतलब मार्केट में क्या हो गया, एक्सेस कैश आ गया, एक्सेस मनी सप्लाई आ गया, मनी सप्लाई बढ़ गया, मार्केट में मनी बढ़ गया, तो उसके लिए क्या करता है काम, आरबीआई ने एक स्कीम बनाई है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। उस स्कीम में क्या किया जाता है काम, उसमें बोला जाता है, इसमें इसकी तरफ थ्रस्ट किया जाता है कि भाई जो हम है आरबीआई जो होता है
वो गवर्नमेंट यानी जी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है इकोनॉमी में, और जब वो सेल करता है जो एक्सेस मनी है ना वो वापस आरबीआई के पास पहुंच जाता है। इन दिस वे जो एक्सेस मनी मार्केट में था, इकोनॉमी में था, ठीक है, वो वापस किसके पास आ गया? आरबीआई के पास। और ये जो एक्सेस मनी है जो आरबीआई के पास आ गया, इसके लिए आरबीआई अलग से एक अकाउंट बनाता है, उसको बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अकाउंट। समझ आ गया? अब अगर पूछा जाएगा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि अगर एक्सेस मनी सप्लाई बढ़ गया मार्केट में मनी ज्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया, उसकी वजह से क्या करता है जो गवर्नमेंट आरबीआई है वो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम प्रोवाइड करता है, जिसके तहत वो ये इस पे थ्रस्ट करता है कि भाई आप हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो और उसके पैसे हमको दे दो, ठीक है। और तो ये बाकी जो होते हैं बैंक्स वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेते हैं एंड पैसा ऑटोमेटिकली आरबीआई के पास वापस आ जाता है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं 2004 इंपॉर्टेंट है। 2004 क्यों इंपॉर्टेंट है? 2004 में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम था रियल टाइम, इसको बोलते हैं आरटीजीएस, इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के तहत ये जो आपका आरटीजीएस सिस्टम है, इसमें क्या, इस सिस्टम के तहत क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या किया गया काम, अगर आपको इंटर बैंक यानी आपको एक बैंक से दूसरे, भी एक बैंक है ये दूसरा बैंक है, इनके आपस में आपको आपस में ट्रांजैक्शंस करवानी है, एक बैंक को दूसरे बैंक में आपको रियल टाइम पे आपको क्या करना है, बैंक्स के आपस में ट्रांजैक्शंस करवाने हैं, ठीक है। तो विदाउट डिलेइंग, ठीक है, विदाउट डिले नहीं होना चाहिए, वो एकदम से रियल टाइम होना चाहिए, जिस टाइम पे आपने किया वो उसी टाइम पे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो सरकार आरबीआई ने एक सिस्टम उसके लिए इंट्रोड्यूस किया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। किस साल में हो गया? 2004 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस यहां पे याद रखनी थी। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो यहां पे हमने अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये जो हमारे पास आरबीआई होता है, इसने अपना काम कब शुरू कर दिया? अप्रैल 1, 1935। ये तो आपने याद रखा, लेकिन ये याद रखो पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर कहां है किसका? आरबीआई का। आप बोलते हो मुंबई में। किस साल में बनाया गया? आप बोलोगे 1937। लेकिन उससे पहले भी तो आरबीआई था, तब कहां था? इसको क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर। याद रखना है जो सेंट्रल ऑफिस या हेडक्वार्टर को हो वो पहले होता था कलकत्ता में, और फिर 1937 में उसको शिफ्ट किया गया मुंबई में, ठीक है। तो ये आज आपको ये चीज याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये बीच बीच में जो ये पॉइंट्स बता रहा हूं इनको नोट डाउन कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बीच बीच में बता रहा हूं। चलिए अब प्रिम्बल क्या है, देखो अब काम क्या है इसका, मतलब नटशल में बता देते हैं। आरबीआई का काम सिंपल मैं आपको बता देता हूं, इसको इशू करने हैं बैंक नोट्स। जो नोट्स आपके पास होते हैं ना वो कौन इशू करता है? आरबीआई। इसको सिक्योर करने होता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी इसको इंडिया में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई मनी ज्यादा होना चाहिए इन मतलब मार्केट में और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो, और जब मनी ज्यादा होता है ना तो करेंसी का वैल्यू लूज हो जाता है, करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है विद टाइम। तो इसको चेक करना पड़ता है क्या मनी मार्केट में तो ज्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन तो नहीं है। इसको ये भी चेक करना है कि रिसेशन तो नहीं है, क्या मार्केट में मनी की कमी तो नहीं है कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है या लोग चीजें खरीद ही नहीं पा रहे हैं। उसको वहां पे ख्याल रखना पड़ता है। एंड उसको क्या करना पड़ता है? टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। अगर किसी को मतलब उधार देना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर कहीं पे किसी बैंक को आपको कुछ पैसे दे, किसी बैंक को कुछ ज़रूरत है कुछ अमाउंट, ठीक है, तो ये आरबीआई चेक करता है कि भाई जो क्रेडिट पॉलिसीज़ है वो बराबर से मतलब ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है। और इसको ये भी दिमाग में रखना है कि भाई मार्केट में प्राइस की स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए। इसको इतना भी मनी प्राइस को बंद नहीं करना है, इसको इतना भी सप्लाई ऑफ मनी को बंद नहीं करना है कि फिर रिसेशन आए, ठीक है, फिर लोगों की ग्रोथ खत्म हो जाए, ठीक है, ग्रोथ में रिसेशन आए, नहीं, इसको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। चलिए अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ द आरबीआई।
आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, देखो ये मोटा मोटे है, अभी आगे आगे मैं इन्हीं फंक्शंस को बहुत सारे अच्छे वे में एक्सप्लेन भी करूंगा, तो यहाँ पे हम बस ऐसे ही पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से। द फंक्शंस ऑफ आरबीआई टुडे कैन बी कैटेगराइज्ड, सबसे पहले इसको मॉनेटरी पॉलिसी बनानी होती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसको रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये जो बाकी बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, उन सभी को इनको रेगुलराइज भी करना होता है और सुपरवाइज भी करना होता है। रेगुलेशन ऑफ मनी, ठीक है, मनी को रेगुलेट करता है वो है आरबीआई। फॉरेक्स होता है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में क्या मसला है, वहां के मैटर्स को कौन डील करता है, आरबीआई करता है। और मैंने अभी बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट्स जो होते हैं उनके साथ भी कौन डील करता है, उनके साथ भी जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वो सारी आरबीआई ही फ्रेम करता है। एंड देन आपका आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज के लिए आपको कुछ रिजर्व भी रखना होता है, आपको ये पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज में एक होता है रिजर्व भी कुछ रखना होता है, तो वो कैसे मैनेज करेगा, वो कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा, वो आरबीआई का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखना पड़ेगा, ये होगी कुछ फंक्शंस, कुछ और फंक्शंस है। ये जो आपके पास आरबीआई है इट इज बैंकर टू द बैंक्स, जैसे मिसाल बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है या आपके पास शेड्यूल्ड बैंक्स है या रूरल बैंक्स है, जितने भी बैंक्स है उनका बैंक, जैसे हम जाते हैं बैंक के पास तो उन बैंक्स जैसे हम जेके बैंक है या एसबीआई है, एसबीआई का भी बैंक कौन है, एसबीआई को कौन पैसे देता है, एसबीआई कहाँ अपने पैसे रखता है, वो आरबीआई के पास वो रखता है। तो इसका मतलब आरबीआई एसबीआई के लिए, आरबीआई जो है वो एसबीआई के लिए क्या है, बैंक, तो इसीलिए इसको बोलता है ये बैंकर टू बैंक्स है। अब ये बैंकर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, यानी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं वो भी जो पैसे होते हैं ना, अगर उनको जरूरत होते हैं पैसे, वो कहाँ से लेते हैं, वो आरबीआई से लेते हैं, ठीक है। देन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी मतलब इसका मतलब होता है कि भाई आपको मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शंस करनी है, आप जाते हो बैंक पे जाते हो, मिसाल एटीएम पे निकालते हो पैसे, भरते हो पैसे, ये सारा का सारा पेमेंट कैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, नेट बैंकिंग करते हो, सारा का सारा ये जो सारा सिस्टम है जो मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है, जो नजर रखता है, वो किसका काम है, आरबीआई का। करेंसी मैनेजमेंट, ये मैंने आपको बोला, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, और इसका ये भी काम है कि भाई जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको फिर क्या करना, उसको उस पर एक रिसर्च एनालिसिस करना और उसके बाद उसको स्टैटिस्टिकल डेटा में कन्वर्ट करके उसको गैजेट्स में छपा देना। उसके लिए बुलेटिन आता है इसका, आरबीआई अपनी वेबसाइट पे वो हर मंथ वो आता है, उसका नाम है आरबीआई बुलेटिन। उस बुलेटिन में सब कुछ लिखते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि इस मंथ में कैसा कैसा कौन सी फैक्टर्स किस किस का क्या हुआ, स्टैटिस्टिकल डेटा जो भी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का वो वहाँ पे दिखाया जाता है। चलिए इसके बाद देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ हायरार्की पे, कि यहाँ पे आपके पास ये जो आरबीआई होता है इसमें हायरार्की क्या है। देखो सबसे पहले इसमें आता है जो सुपरवाइज करता है, उसमें आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें आता है ऑफिशियल डायरेक्टर्स। क्या आता है, ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल डायरेक्टर्स में कौन कौन आता है लिखो। नंबर 1 इसमें आता है गवर्नर, जो आरबीआई का गवर्नर है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो है करंट आरबीआई का गवर्नर कौन है, उसका नाम है शक्तिकांता दास। और अगर पूछा गया कि भाई ये शक्तिकांता दास जो है ये आरबीआई का कितनावां गवर्नर बन गया, ये 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई है। ही इज द 25th governor. He is the 25th governor of RBI. Then आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, किस साल से ये गवर्नर बन गया, विद इफेक्ट फ्रॉम December 12, 2018, ठीक है। नंबर 1 ऑफिशियल डायरेक्टर्स। अच्छा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। अब ऑफिशियल डायरेक्टर्स में क्या होता है, एक तो गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं एट मैक्सिमम, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, 4, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा करंटली कौन कौन है आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है। उसमें आता है आपका, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, आप लिखो, ये अभी का मैं बता रहा हूं, दिसंबर का, अभी
तो टी राबी, जब मैं बना रहा था लेक्चर मैंने सीधे वेबसाइट पे देखा, अभी यही नाम आ रहा है, टी राबी शंकर, ये एक है। उसके बाद दूसरा है एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव। एंड तीसरा आपके पास आता है डॉक्टर एम डी पटरा, डॉक्टर एम डी पटरा। चौथा आपके पास आता है एम के जैन। अब देखो ये जो आपके पास रवि शंकर है ये मई 2021 से इसको अपॉइंट किया गया। सो किससे? मई 2021 से। अब ये राजेश्वर राव जो है इसको 2020 अक्टूबर से किया गया, ठीक है। सो अक्टूबर 2020 से ये आपका डेप्यूटी गवर्नर है। एमडी पटरा जो है ये जनवरी से है, जनवरी 2021। और एम के जैन जो है ना ये आपका है 22 जून, ठीक है, 2021 से। मगर आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग, ये चार ऑप्शंस होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर डेप्टी गवर्नर्स ऑफ द आरबीआई, which of the governor, which of the following deputy governors of RBI has been which of the follow among the following deputy governors of the RBI the term of which of the following has been extended, किसका टर्म एक्सटेंड किया गया, यानी उसका वैलिडिटी खत्म, उसका वो एक्सपायर मतलब खत्म हो गया उसकी एक्सपायरी, ठीक है, यानी किसी मतलब मुद्दत तक उसका मतलब शॉर्ट में रिटायरमेंट हो गया, ठीक है। मिसाल कोई बंदा था उसको हमने अपॉइंट किया था एज डिप्टी गवर्नर, अब जो उसका टर्म था मान लीजिए 4 साल के लिए तो वो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा डिप्टी गवर्नर है जिसकी टर्म को आपने इंक्रीज किया, वो एम के जैन है। एम के जैन इससे पहले भी था आपका डिप्टी गवर्नर, इसकी टर्म को जब इसकी टर्म खत्म होगी पिछली तो इसको आप वापस इंक्रीज किया गया। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखिए इस यहाँ पे तो हायरार्की में मैं आ गया, सारा पढ़ाया मैंने। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कुछ और भी चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना है आपको ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने बोला ये सबसे हायरार्की में है, पूछा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो है ये कितनी मीटिंग्स एक साल में मिनिमम कर सकते हैं। मिनिमम इनको कम से कम इनको 6 मीटिंग्स तो करनी ही करनी होती है, एक साल में 6 मीटिंग्स तो करनी होती है। अगर पूछा गया क्वार्टर में यानी 1/4 ऑफ ईयर में, 1/4 ऑफ ईयर में कितनी मीटिंग्स मिनिमम करनी है, कम से कम 1 मीटिंग तो इनको करनी है। किनको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। फिर आता है इसके बाद गवर्नर, फिर डेप्यूटी गवर्नर, ये याद नहीं रखना है, बस आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में ये इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। फिर अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको आप नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक पे, ठीक है, जो यहाँ पे लिखे नहीं है। सबसे पहले नोट लिखो, मनमोहन सिंह एक ऐसा आरबीआई गवर्नर है जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट वुमेन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है उसका नाम था MSKG उदेशी। अगर अब पूछा जाएगा बताइए बेटा आपके पास कौन सा है, ठीक है, पहला कौन सा डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई का, आपको बताना है। जो पहला डेप्यूटी गवर्नर है वो सर जेम्स टेलर है। एक होता है पहला वुमेन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो है MSKG उदेशी। पहला जो डेप्यूटी गवर्नर है उसका नाम था सर जेम्स टेलर, जिसका मैंने आपको पहले ही ऑरिजिन के वक्त बताया था जब उसने लोगो में उसका कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चंस मतलब इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा कौन सा आरबीआई गवर्नर अभी तक गुजरा हुआ है, ऐसा कौन सा आरबीआई गवर्नर है ऐसा गुजरा है जिसने सबसे शॉर्ट टाइम के लिए अपनी सर्विसेज दी एज आरबीआई गवर्नर। उसका नाम था अमिताभ घोष, उसका नाम था अमिताभ घोष। और वो कितने दिन तक, कितने मुद्दत तक रह गया, 20 डेज तक। ऐसा कौन था, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए था। ऐसा कौन सा आरबीआई गवर्नर है अभी तक जिसने बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक वो गवर्नर रह गया है, उसका नाम है बेंगाल रामा राव। अगर पूछा गया कितने साल, तो आपको बताना है 7 साल के लिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल,
पहला गवर्नर कौन है आरबीआई का? उसका नाम है सर ऑसबर्न स्मिथ। अगर पूछा गया पहला इंडियन ओरिजिन, एक ऐसा बंदा जो इंडियन ओरिजिन का है, वो कौन सा था गवर्नर? ठीक है, उसका नाम था सर सीडी देशमुख। अब आपको पता है अगर दोनों एग्जाम में दिए होंगे, ये भी आपको ऑसबर्न स्मिथ को देना है। अगर लेट्स सपोज फर्स्ट गवर्नर है, फर्स्ट आप उसने नहीं दिया है फर्स्ट इंडियन, जाहिर सी बात है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन गवर्नर को आएगा सर सीडी देशमुख, लेकिन उसने फर्स्ट गवर्नर में दिया है ऑप्शंस में सर ऑसबर्न भी और सर सीडी देशमुख भी, आपको देना है ऑसबर्न को। अब अगर उसने ऑसबर्न नहीं दिया होगा तो फिर सीडी देशमुख ही आ जाएगा। ठीक है, और याद रखना है, ये भी एक चीज याद रखना है आपको कि भाई ये जो आरबीआई गवर्नर होता है और ये जो डेप्यूटी गवर्नर होता है, ठीक है, ये दो चीजें हैं, गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर, इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, लेकिन किस सेक्शन के तहत, किस एक्ट के तहत, आपको याद रखना है, इसको अपॉइंट किया जाता है एज पर सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो इस एक्ट के तहत आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये आपके पास मैंने कुछ चीजें बता दी। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, ये सारे ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा। यहाँ पे सारे ये जो आरबीआई के मतलब बाकी कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, यहाँ ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ जो आरबीआई के अंडर सारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं वो कहाँ है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। इसके बाद आपको एक और चीज याद रखना है, आरबीआई किन किन एक्ट्स के तहत काम करता है। ठीक है, तो पहला एक्ट आप लिख लो, उसका नाम है आरबीआई एक्ट, किस साल में? 1934 में। दूसरा एक्ट लिखो, उसका नाम था पब्लिक डेट एक्ट, ठीक है, 1944 में। ठीक है, ये वो वाले एक्ट्स है जिनके अंडर आरबीआई अपनी प्रोसीजर्स को, अपने काम को, वर्किंग को सरे अंजाम देता है। ठीक है, तो किन एक्ट्स के तहत वो अपने काम जो है आरबीआई करता है, उसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934, पब्लिक डेट एक्ट 1944, और तीसरा आ जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 2007, और एक और है उसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और एक और है पांचवा, उसका नाम है फॉरेक्स मैंने आपको बता दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, मैनेजमेंट एक्ट ये किस साल में हुआ? 1999 में। और एक और एक्ट आपको याद रखना है, उसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट्स, ये किस साल में हुआ? 2005 में। एक और आपको याद रखना है, उसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हो इनको। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, अब यहां पे आपको कुछ और चीजें भी याद मैं करवाऊंगा कि भाई आरबीआई का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वो कहां है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई आरबीआई का जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स है वो कहां याद रख लो, एक बार याद रख लो, बार बार रखने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के पास 2 ट्रेनिंग कॉलेज है और 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स है। अब 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस कहां है वो मैं आपको बता देता हूं, और उनका नाम क्या है। पहले का नाम है, एक कॉलेज का नाम है, उसका नाम है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, और ये कहां पे है? चेन्नई में। और जो दूसरा इसका ट्रेनिंग कॉलेज है उसका नाम आप लिख लो। ठीक है, उसका नाम है बेटा, जो दूसरा कॉलेज है उसका नाम है द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग। दूसरा है उसका नाम है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग सेटअप। ये किधर है? ये पुणे में है। ठीक है, तो ये 2 है। और 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर जो है ना, पूछा जाता है कभी कभार, ये कहां है आपको याद रखना है। चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई में है एंड न्यू दिल्ली में है।
बस इतना ही आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, और इसमें कुछ कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको समझा देता हूं कि आरबीआई जो है इसकी फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है, एंड देन उसके बाद जब फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे देन मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे जो आपका है यानी आरबीआई के साथ ही वो जुड़ा हुआ है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इसको हम सीक्वेंस वाइज चलाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं हमने क्या पढ़ा। हमने आरबीआई के लोगों के बारे में पढ़ा, आरबीआई का ओरिजिन क्या है, फिर आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसे, हायरार्की क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होता है ऊपर, आपको याद रखना चाहिए गवर्नर जो होता है आरबीआई का वो सबसे ऊपर होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, कौन पहला गवर्नर था इंडियन ओरिजिन का, अच्छा कौन, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजें आपको बता दी। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके मतलब इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आरबीआई के फंक्शंस को डिटेल में अच्छे से एनालाइज करेंगे एंड अगला लेक्चर बिल्कुल आरबीआई के रोल पे होगा कि आरबीआई का फंक्शन क्या क्या है एंड उसका असल में रोल ऑफ आरबीआई। तो रोल ऑफ आरबीआई, आज मैंने बोला कि आरबीआई क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें कौन कौन सा एक्ट क्या चीज़ें होती है। तो आप कल इंशाल्लाह दूसरा वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको रोल ऑफ आरबीआई या आप इसको कह सकते हो फंक्शंस ऑफ आरबीआई में पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आप लेक्चर को पूरा सुना करो, तभी जाके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा पहुंच सकता है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो करो, देखो लाइक करना बनता है, आप वीडियो को देखते हो फिर लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, ठीक है। आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।